ओके, सो हम जनरल वेक्टर स्पेसेस कर रहे थे। हम हमने कहा था कि कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो वो वाली प्रॉपर्टीज शेयर करें जो वेक्टर्स में होती हैं, तो अगर वो शेयर करते हैं तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को भी एज वेक्टर्स ट्रीट कर सकते हैं। और हमने देखा था कि वेक्टर्स की वेक्टर स्पेस के लिए अगर क्वालिफाई करना है किसी ने, किसी सेट ने, तो उसे कोई 10 प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, जिनमें से दो जो इंपॉर्टेंट थी वो थी क्लोजर अंडर एडिशन और क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कि अगर मैं उस सेट में से दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करूं तो जो रिजल्ट आता है वो उसी सेट के अंदर लाई करता हो, और अगर मैं उस सेट के अंदर से किसी ऑब्जेक्ट को स्केल करूं मल्टीप्लाई करके, तो जो आंसर आता है वो भी उसी सेट के अंदर लाई करना चाहिए। ये है क्लोजर एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। और दो और जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो थी कि जीरो वेक्टर जो है वो उस सेट के अंदर होना लाजमी है, वरना ये वेक्टर स्पेस नहीं होगी। और दूसरा ये कि नेगेटिव वेक्टर भी उसी सेट के अंदर लाई करेगा। और नेगेटिव वेक्टर वो होगा, या एडिटिव इनवर्स वो होगा, कि अगर मैं U के अंदर उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करूं तो आंसर जीरो वेक्टर आ जाना चाहिए। तो जीरो वेक्टर भी स्पेस के अंदर होना चाहिए और एडिटिव इनवर्स भी स्पेस के अंदर होना चाहिए, तब जाके ये वेक्टर स्पेस बनेगी। और फिर हमने देखा था कि जो जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो जरूरी नहीं है कि वो n डिमेंशनल n वैल्यूज का एक कॉलम हो। वो एक टू डिमेंशनल अरे हो सकता है, यानी आपके पास एक ऐसी स्पेस होगी जिसके अंदर हर ऑब्जेक्ट जो है वो एक टू डी अरे है, या एक ऐसी स्पेस जिसके अंदर हर ऑब्जेक्ट एक n डिमेंशनल अरे है, या एक ऐसी स्पेस जिसमें हर ऑब्जेक्ट एक कलर इमेज है, या एक ग्रे स्केल इमेज है, या एक वीडियो है, या कोई डॉक्यूमेंट है, या एक्सरे है। सो मेनी सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी ट्रीटेड एज वेक्टर स्पेसेस as long as they satisfy the 10 vector space के axioms। तो उसे जनरल वेक्टर स्पेस कहेंगे आप। फिर हमने एग्जांपल्स देखी थी जीरो वेक्टर स्पेस, उसके अंदर ये 10 के 10 एक्सियम सेटिस्फाई होते थे। एन डिमेंशनल रियल नंबर्स की स्पेस, उसमें हमने दोनों के क्लोजर दिखा दिए थे, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। अरेज की या टू डिमेंशनल मेट्रिसेस की स्पेस आर एम बाई एन, उसमें भी एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर दिखाया था। और स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस, ये भी आपस में ऐड करें तो तब भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन ही आ जाता है, स्केल कर दें किसी फंक्शन को तब भी रियल वैल्यूड फंक्शन आ जाता है। तो ये वेक्टर स्पेसेस थी। फिर ऐसी स्पेसेस जिनके अंदर फॉर एग्जांपल एडिटिव इनवर्स ना हो, या उनके अंदर जीरो वेक्टर ना हो, उस तरह की स्पेसेस थी जो स्पेसेस तो हैं लेकिन वेक्टर स्पेसेस नहीं है, क्योंकि वो वेक्टर वाले रूल्स फॉलो नहीं करती। फिर हमने सब स्पेस का कॉन्सेप्ट देखा था। सब स्पेस यानी अगर कोई सेट है जो वेक्टर स्पेस है, V वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब वो 10 एक्सियम सेटिस्फाई करती है। अगर उस वेक्टर स्पेस का एक सब सेट है, वो सबसेट ही रह सकता है, या वो सबसेट अगर खुद वेक्टर स्पेस है, यानी अगर खुद वो W सबसेट अगर खुद भी वो 10 एक्सियम सेटिस्फाई करती है, तो फिर आप उसको सब स्पेस कहेंगे। इट विल बी अ सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V। और हमने देखा था कि अगर W सबसेट है V का, वेक्टर स्पेस का, तो फिर एक्सियम्स 2, 3, 7, 8, 9 और 10 ये तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएंगे। और हमने सिर्फ ये शो करना होगा कि अगर 1 और 6 सेटिस्फाई कर लें तो फिर ये वेक्टर स्पेस होगी। इसलिए क्योंकि अगर 1 और 6 सेटिस्फाई होते हैं तो 4 और 5 भी सेटिस्फाई हो जाएंगे नेसेसरीली। तो इसलिए हमने लास्ट टाइम इसका प्रूफ देखा था। तो therefore to verify if a subset W of a vector space V is a subspace as well, you only need to verify axioms 1 and 6, जो कि क्लोजर था एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर। सब स्पेसिस की हमने एग्जांपल्स देखी थी। अगर आप सब स्पेस हैं तो आपको ओरिजिन से गुजरना लाजमी है,
क्योंकि अगर आप ओरिजिन से नहीं गुजरते तो आपके अंदर जीरो वेक्टर नहीं होगा। अगर आपके अंदर जीरो वेक्टर नहीं है तो आप वेक्टर स्पेस ही नहीं हो सकते, तो आप सब स्पेस भी नहीं हो सकते। तो किसी भी वेक्टर स्पेस की सब स्पेस जो है वो वो ओरिजिन से जरूर गुजरती होगी, ठीक है। और अगर ओरिजिन से गुजरती है तब भी ये जरूरी नहीं है कि वो सब स्पेस बन जाएगी, लेकिन अगर वो सब स्पेस है तो फिर वो ओरिजिन से जरूर गुजरती होगी। और इस स्लाइड पे हमने एंड किया था, हमने एग्जांपल्स देख ली थी कुछ कि कब सब स्पेस है और कब सब स्पेस नहीं है। अब अगले अगले टर्म पे जाते हैं, अगली टर्म पे जो नई टर्म हमने सीखनी है, स्पैन ऑफ अ सेट ऑफ वेक्टर्स। एक जहाज का विंग स्पैन आपने टर्म सुनी होगी, इसका क्या मतलब है एक जहाज का विंग स्पैन? कि वो कितना एरिया कवर करता है उसकी लंबाई, या एक एक बर्ड अगर कोई है उसका विंग स्पैन, कि उसके पर बेसिकली कितने, जब वो फैलाती है पर तो कितनी लेंथ या कितना रीजन कितना एरिया कवर करती है। इस तरह जहाज का विंग स्पैन के उसके उसके जो पर हैं वो कितना रीजन कवर कर रहे हैं। वेक्टर्स के साथ भी ऐसे ही है। वेक्टर्स का स्पैन, अगर मेरे पास एक सेट है वेक्टर्स का u1 u2 u3 ur, ये सेट, इस सेट की अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशंस लूं तो वो जो सारी लीनियर कॉम्बिनेशन से जितने भी वेक्टर बन सकते हैं वो इसका स्पैन है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास मेरे पास एक वेक्टर है ये वाला और एक वेक्टर है ये वाला। इज इट ट्रू कि पूरी जो टू डिमेंशनल रियल नंबर्स की स्पेस है, क्या मैं उस स्पेस में कहीं भी पहुंच सकता हूं? अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, इसको ओरिजिन बनाऊं और मैं टू डिमेंशनल स्पेस में कहीं भी पहुंच सकता हूं यूजिंग जस्ट दीज टू वेक्टर्स। यानी इफ आई से अगर ये वेक्टर u1 है और ये वेक्टर u2 है, तो अगर मैं k1 टाइम्स u1 पे चलूं प्लस k2 टाइम्स u2 पे चलूं, क्या मैं r2 के किसी भी पॉइंट पे पहुंच सकता हूं? आप लोगों से सवाल है। यस सर, सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स पे पहुंच सकते हैं। मैंने तो नहीं कहा k1 पॉजिटिव है या k2 पॉजिटिव है। पहुंच सकते हैं, सारे पॉइंट्स पे पहुंच सकते हैं सर। हाँ, सो जो k1 है और k2 है वो दोनों रियल नंबर्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ इसको देख ले, सिर्फ इसको देख ले, k1 टाइम्स u1। k1 टाइम्स u1 का मतलब है कि मैं इस डायरेक्शन में कहीं भी चल सकता हूं, ऐसा ही है ना? जहां मर्जी जाना चाहूं, k1 की वैल्यू अगर पॉजिटिव है इधर चलता जाऊंगा, k1 की वैल्यू नेगेटिव है इधर को चलता जाऊंगा। और लेट्स से मैं जहां भी जाना था मैं चला गया हूं, ठीक है। और जाने के बाद मैं अब जाने के बाद मैं अब u2 की डायरेक्शन में चलता हूं, लेकिन कितना बड़ा कदम लेता हूं? k2 की वैल्यू जितना बड़ा कदम। वेल दिस मीन्स के लेट्स से अगर मैं यहाँ पहुंच गया था या मैं लेट्स से यहाँ पहुंच गया था, ठीक है। और अब मैं इस डायरेक्शन में कहीं भी जा सकता हूँ, राइट। k1 अगर k2 पॉजिटिव है तो ऊपर को चला जाऊंगा, k2 नेगेटिव है तो नीचे को चला जाऊंगा। सो r2 में कहीं भी अगर मैं जाना चाहूँ, I can reach any point in R2, which means I can cover the whole plane R2, or in other words, I can span the whole plane R2 using these two vectors, u1 and u2.
ठीक है। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन होती है, वेक्टर्स की जो लीनियर कॉम्बिनेशन होती है, यही उनका स्पैन होता है। या द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स जो कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं। सो u1 और u2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो सेट बनता है वो ये सेट है R2। तो इन u1 u2 का जो स्पैन है, u1 और u2 का जो स्पैन है, wait, span of u1 and u2 is this space R2। स्पैन का आइडिया क्लियर हुआ आपको कि नहीं? Yes, sir. तो ये सेकंड बुलेट तो ऑब्वियस है, किसी भी वेक्टर का स्पैन जो है वो k टाइम्स u है, ठीक है, वो हमेशा u की डायरेक्शन में होगा, भले नेगेटिव तरफ हो पर u वाली डायरेक्शन में होगा। स्पैन ऑफ u एंड v, दो वेक्टर ले आए आप, अगर दो वेक्टर्स का स्पैन है वो हमेशा एक प्लेन होगा और उस प्लेन में वो दोनों वेक्टर लाई करते होंगे। क्योंकि आप किसी भी k को 0 कर दें तो दूसरा वेक्टर आ जाएगा, और एक को 1, k1 को 1 कर दें, k2 को 0 कर दें, तो यू जस्ट गेट u1। ये आखिरी बुलेट मुझे कोई समझा सकता है? आखिरी बुलेट एनीवन? ये वही है कि अगर आपके पास E1 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, अगर सिर्फ इन दो को यूज करूं तो R2 आ जाएगा, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में भी है E3 तो इनका स्पैन जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस आ जाएगी। अगर 4 होते तो उनका स्पैन 4 डायमेंशनल स्पेस आ जाती रियल नंबर्स की, एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारी वही पुरानी बातें। आगे चलते हैं। ओके, एक सवाल देख लेते हैं। आपके पास दो वेक्टर्स हैं, आपके पास एक वेक्टर है u 1 2 -1 3D में, और दूसरा वेक्टर है v 6 4 2। आपने ये शो करना है कि एक तीसरा वेक्टर है w 9 2 7, उसके कंपोनेंट्स हैं। आपने शो करना है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है u एंड v की। कैसे करेंगे? KU plus KV is equal to W. ठीक है, सही। यानी if w is a linear combination of u and v, ऐसा ही नहीं, इसी बेस पे आप वो इक्वेशन लिख रहे हैं ना जो आप लिख रहे हैं। Yes, sir. If w is a linear combination of u and v, then this must be true कि k1 KU. times u plus k2 times v should be equal to w। तभी तो लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे। जी कुछ होगा, लेकिन अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है इसका मतलब है कि u और v की कोई लीनियर कॉम्बिनेशन लें यूजिंग सम कोफिशिएंट्स k1 k2 तो w आ जाना चाहिए। सर हमने कहा है R3, तो तीसरा वेक्टर W है। नहीं नहीं, जो सवाल जितना कह रहा है उस पे रहे। सवाल बस कह रहा है कि
W लीनियर कॉम्बिनेशन है U एंड V की, ये शो करना है आपने। कितने हैं जिनकी लीनियर कॉम्बिनेशन है? वो 2 हैं, U और V। तो मैंने बस वो कर दिया कि अगर W U और V की लीनियर कॉम्बिनेशन से बनता है तो उसको लिखने का फिर ये तरीका ही होना चाहिए, K1 टाइम्स U प्लस K2 टाइम्स V, आंसर W आ जाना चाहिए अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो अगर ये बात सच है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सर सारी K1 और K2 के इनफिनिट सॉल्यूशन नहीं आ जाएंगे। तो सारों पे सेटिस्फाई होगी नहीं, पर अगर इफ इट इज ट्रू तो इस ओके मैं जुमला पूरा करता हूँ। इफ W इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U एंड V, देन K1U plus K2V equals W must have a unique solution. ठीक है, एंड व्हेन आई से मस्ट हैव यूनिक सॉल्यूशन तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में अननोन्स कौन से हैं? K1 और K2, U V W तो पता है आपको। तो अब इसको जरा खोल के लिख लेते हैं इक्वेशन को। ये इक्वेशन कह रही है कि K1 टाइम्स U इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि सो मैं अपने अननोन्स यहाँ पे लिखूंगा, which are K1 and K2, और यहाँ पे मैं W लिखूंगा और W का आंसर है 927 और what is U, हाँ यहाँ पे मैं U लिख सकता हूँ। सो 1 2 और -1, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 6 4 and 2। नाउ वेरीफाई, इसको सॉल्व बाद में करेंगे, फर्स्ट वेरीफाई कि क्या मैंने ये यही इक्वेशन लिखी है, क्या ये एक ही बात, दोनों इक्वेशन एक ही बात कह रही है? यस सेम करूंगा सर। ओके, ओके, तो ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इसका साइज क्या है इसका? 3/2, 2/1, 3/1। अगर यहाँ कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता, स्क्वायर, तो मैं कुछ कोशिश कर लेता इन्वर्ट करने की, लेकिन ये तो स्क्वायर ही नहीं है ना? यस सर। तो व्हाट विल डू इज वी स्क्वायर बना लेंगे, लेकिन वो फिर ये मैट्रिक्स तो नहीं होगा। लेकिन हमें और तरीके भी तो आते हैं, गॉसियन एलिमिनेशन। इसीलिए हमने पढ़ी थी। तो गॉसियन एलिमिनेशन कर लेते हैं, इसको रो एशेलॉन फॉर्म में लाने की कोशिश कर लेते हैं और देखते हैं वहाँ से सोल्यूशन निकलती कि नहीं निकलती। सो पहले इधर तो 1 है, मैं 1 चाहता हूँ, ठीक है 1 ही रहे। 1 6, और मैं बाय द वे वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो बनाता हूँ 1 6 9। चलिए प्रॉपर तरीके से चलते हैं, पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। 1 6 9 2 4 और 2 और -1 2 और 7, सही। और यहाँ से अब मैं चाहूँगा कि ये जहाँ पे 2 लिखा हुआ था, ये वाला 2, इसको 0 कर दें, क्योंकि रो एशेलॉन फॉर्म बनानी। ये कैसे 0 होगा?
सेकंड रो में जो पहला 2 है ये 0 कैसे होगा? सर रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें ऐड करूंगा, ये 0 हो जाएगा, ये -12 + 4 ये -8 हो जाएगा, और ये -16 वेट सो आपने कहा रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें, हाँ ठीक है, सो -12 + 4 एंड -18 + 2 -16, दैट्स फाइन, ठीक है। और बाकी बस कैरी कर देते हैं, -1 2 7 दिस विल गो टू, अब यहाँ पे 0 आ गया, अब यहाँ पे 0 लाना चाहूंगा मैं -1 वाली जगह पे, रो 3 के रो 1 ऐड कर ऐड देंगे। कर देगा 1 6 9 0 -8 -16 and add row 1 to row 3, so you'll get 0, 6 + 2 is 8 and 9 + 7 is 16. Okay, great. और अब मैं चाहूँगा कि यहाँ 1 0 0 आ गया, यहाँ पे -8 है, यहाँ मैं -1 चाहूँगा, है ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम में -1 चाहूँगा, 1 चाहूँगा, तो मैं इसको 1/8 से या -1/8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सेकंड रो, सो 1 6 9 और 0 ये 1 हो जाएगा, -3 + 16 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 8 और 16 ही रहेगा, और इसके बाद मैं चाहूँगा ये जो 8 है यहाँ पे 0 आ जाए, ठीक है। उसका एक तरीका ये है कि मैं रो 2 को -8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और रो 3 में ऐड कर देता हूँ, सो 1 6 9 0 1 2 और फिर रो 2 को मैं -8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आ जाएगा 0 -8 और -16 और इसमें ऐड कर दूंगा, ये 0 हो जाएगा, -8 + 8 0 -16 + 16 0, एंड पे एक 0 रो आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन नहीं है इस सिस्टम की, या फ्री वेरिएबल्स हैं, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब एक फ्री वेरिएबल है और 2 नॉन वेरिएबल। टोटल वेरिएबल्स कितने हैं? So इसका solution नहीं है because 0 is not equal to 7. 0 is not equal to 7, 7 तो आया ही नहीं कहीं, ये बिल्कुल कंसिस्टेंट इक्वेशन लिखी हुई है एंड पे जो है, दिस इज नो प्रॉब्लम, दिस इज फाइन, 0 + 0 = 0, नो मतलब 0 टाइम्स 0 टाइम्स k1 + 0 टाइम्स k2 = 0, दिस इज फाइन। तो हुआ ये कि आपकी इक्वेशन में आपके जो ओरिजिनल सिस्टम था इसके अंदर भी कोई एक रो जो है वो बाकी 2 रोज पे डिपेंडेंट थी, वो उन दोनों से बन जानी थी, इसीलिए यहाँ पे ये 0 0 0 आ गया, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप पहली रो में से दूसरी माइनस कर दें तो ये तीसरी वाली आ जानी है, तीसरी रो जो है वो पहली रो में से दूसरी को माइनस कर दें तो तीसरी रो आ जाती है, यानी ये तीसरी रो कोई नई इक्वेशन नहीं थी, really you only had 2 equations essentially, और 2 equations और 2 unknowns, और वो गॉसियन एलिमिनेशन वहां पे बात ले आई है, ठीक है। और यहाँ से हमें ये पता लगे, अब एक स्टेप गॉसियन एलिमिनेशन से पता लग जाएगा कि k2 = 2, क्योंकि ये आ गया ना, यहाँ पे 1 पड़ा है, तो k2 = 2, और अब मैं वो बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूँ, ठीक है। सो k2 = 2 एंड k1 का क्या आंसर आएगा, 1 टाइम्स k1 +
6 times k2 equals 9, which tells me that k2 is 2, तो ये 12 हो जाएगा. So k1 equals 9 minus 12 equals minus 3. ठीक है. तो ये कह रहा है कि अगर मैं u को -3 times u प्लस 2 times v ये करूं तो w आ जाना चाहिए. लेट्स सी. -3 times u क्या था? 1 2 -1 प्लस 2 times v और v क्या था? 6 4 2 equals -3 -6 and 3 plus 12 8 4. सो आंसर आता है कि नहीं आता? 9 2 7. Is that W? 9 2 7. That is W. ठीक है. तो ये शो हो गया कि W is a linear combination. एक्चुअली यहीं से शो हो गया था. ये मुझे करने की जरूरत नहीं थी. ये तो ऐसे ही वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ मैं कि आंसर सही निकला है, कि वाकई है. पर यहाँ से बिकॉज इस सिस्टम की सोल्यूशन निकल आई है, सिस्टम की सोल्यूशन निकल आई है K1 और K2, तो यहीं से पता लग गया था कि W इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U and V. ठीक है जी. सर ये अगर वेक्टर 3D में है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अब 1D में देख लेते हैं. एक वेक्टर है ये और दूसरा वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है. इसको U कह दें, इसको V कह दें. इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ मैं, इतने टाइम्स U प्लस इतने टाइम्स V. यस सर ले सकते हैं. और जबकि मैं असल में 2D स्पेस में बैठा हूँ, असल में मैं किसी 2 डायमेंशनल स्पेस पे बैठा हूँ और उसके अंदर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक U है एक V है, और वो एक ही किस्म की डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, और मैं मतलब वो 1D में है, वो असल में 1D के वेक्टर्स हैं. तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन तो मुझे नहीं कोई रोक सकता ना. मैं बस एक को स्केल किया, दूसरे को स्केल किया और ऐड कर दिया. और आप ऐसा करें, आपके पास अगर दो पेन्स हैं तो एक पेन को एक वेक्टर समझ लें और एक ही पॉइंट पे कनेक्ट कर दें टेल्स उनकी ना, और एक पेन को एक वेक्टर समझ लें, दूसरे पेन को दूसरा वेक्टर समझ लें. अभी आपके पास 3D में दो वेक्टर्स आ गए और इन दो वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, और वो लीनियर कॉम्बिनेशन जो इन दो वेक्टर्स की आएगी, वो हमने ये पिछली स्लाइड पे किया है, वो प्लेन आएगी. ठीक है. कहाँ किया ये जो ये वाली जो फिगर है, ये वाली फिगर जी बताएं. सर हम के लिहाज से लेना, तो के लिहाज से नहीं होंगे. नहीं, के लिहाज इज नॉट द इशू. द इशू इज U and V. आपके पास जो वेक्टर्स थे वो दो थे, तो लीनियर कॉम्बिनेशन उन्हीं दो का लेना है. और ये जो फिगर है B जो पार्ट है इसमें ये यही कह रही कि अगर आपके इवन 3D में आप बैठे हो, अगर आपके पास वेक्टर्स दो हैं, दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन एक प्लेन, उसका स्पैन जो है वो एक प्लेन बनेगा. किसी प्लेन पे आप सारे पॉइंट्स पे जा सकते हो, कोई प्लेन होता होगा. और चाहे आप 3D में ना होते, आप 4D में होते, 5D में होते, आप 1 मिलियन डिमेंशंस में होते, लेकिन अगर आपको दो वेक्टर्स होते, इवन इन 1 मिलियन डिमेंशंस, दो वेक्टर्स का जो स्पैन होता है लीनियर कॉम्बिनेशन, वो फिर से कोई प्लेन ही होना था, 2D प्लेन. वो उस मिलियन डिमेंशनल स्पेस के अंदर लाई करता कोई प्लेन, लेकिन वो खुद एक 2 डायमेंशनल प्लेन ही होना था. ये फिगर यही बता रही है, बी पार्ट.
तो स्पैन हो गया। अच्छा, ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि W तो हमने शो कर दिया कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब आपने ये शो करना है कि ये W प्राइम जो कि 4 माइनस 1 और 8 है, दिस इज नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन। कैसे शुरू करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही शुरू करें जैसे इधर किया, एग्जैक्टली इसी जुमले से कि इफ W इज या W प्राइम if W prime is a linear combination of U and V, then K1 times U plus K2 times V equals W must have a unique solution. ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ही ये कि ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे लिखा जाने का मतलब ही ये कि K1 और K2 का कोई आंसर होता होगा। लेकिन जब आप W प्राइम डालेंगे इधर और ये गॉसियन एलिमिनेशन करेंगे तो आपके पास जिस तरह अभी ये रोज आई थी ना, 3 रोज आ गई थी, एक ये वाली और ये वाली। आपके पास उस केस में W प्राइम के केस में जो गॉसियन एलिमिनेशन करते हुए आपके पास कहीं ना कहीं या पहली रो या दूसरी या तीसरी कोई ना कोई इस तरह की रो आ जानी है, 0 0 एंड देन समथिंग, नॉट 0, यहाँ 0 नहीं होगा, जिसका मतलब है कि 0 टाइम्स K1 प्लस 0 टाइम्स K2 इक्वल्स समथिंग। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो इनकंसिस्टेंट हो गई बात। ठीक है, तो ये इनकंसिस्टेंट जगह पे चला गया है, इसका मतलब इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं है। दिस कैन नेवर बी ट्रू। K1 और K2 की कोई ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती कि जिससे आप लीनियर कॉम्बिनेशन लें और W आंसर आ जाए। ठीक है, ओके। किसी ने ओके, इधर कोई सवाल जी? एनी क्वेश्चंस? ओके, आगे चलते हैं जी। अगेन ये बस एग्जांपल है एक। आपने ये डिटरमिन करना है कि आपके पास 3 वेक्टर है, V1, V2 और V3। 3 वेक्टर्स हैं, कौन और उनकी साइज क्या है? 3 डिमेंशनल है, 1 1 2 1 0 1 2 1 3। यानी मेरे पास R3 के अंदर 3 वेक्टर्स हैं। और सवाल मैंने ये पूछा है कि क्या ये उस R3 वाली स्पेस को स्पैन करते हैं कि नहीं करते। ये अगर हम विजुअली देखना चाहें, ये सवाल मैं यहां भी पूछ सकता था। मैं कौन सी स्पेस में था इधर? स्पेस कौन सी थी ओवरऑल? 2 डिमेंशनल R2। और अगर मैं आपसे पूछता कि डू U एंड V स्पैन R2, क्या जवाब है? नो नो क्यों कह रहे हैं? सर क्योंकि दोनों मतलब एक ही एक्सिस में है, तो दूसरे एक्सिस हम कैसे मूव करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पर लीनियर कॉम्बिनेशन की टर्म्स में बात करें। स्पैन क्या होता था? स्पैन होता है U और V की लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या U और V की लीनियर कॉम्बिनेशन R2 बना सकती है? बताएं जी, मेरा आपसे सवाल है। नो सर, क्यों? ज्योमेट्रिकली समझ आ रहा है। Span of U and V will be this space R1। वो 1 डिमेंशनल स्पेस में रहेगा उसका स्पैन। उनके लीनियर कॉम्बिनेशन लेते रहें, जितने मर्जी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लें U और V के, आप इसी रियल नंबर वाली लाइन पे रहेंगे 1D में। यू कैन नेवर गो आउट ऑफ दिस लाइन। इसलिए U और V इवन दो 2 डिमेंशनल स्पेस में 2 वेक्टर्स हैं, लेकिन उनका जो स्पैन है, उनकी जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, वो वाली स्पेस R2 को कवर नहीं करते, उसको स्पैन नहीं करते।
फिर और यहाँ बिल एग्जैक्टली वही सवाल पूछा हुआ है। मेरे पास अब 3 वेक्टर्स हैं, तीनों 3D में लाई करते हैं, और सवाल ये है कि क्या वो स्पैन करते हैं R3 को। कैसे करेंगे? फिर से उसी तरह करेंगे जिस तरह पिछले में किया था ना, कि इफ W इज द लीनियर कॉम्बिनेशन, तो फिर फलां इक्वेशन मस्ट बी ट्रू या मस्ट हैव अ सॉल्यूशन। तो इस केस में इफ ये जो 3 वेक्टर है v1 v2 v3, अगर ये स्पैन करते हैं 3 डिमेंशनल स्पेस को, तो फिर कोई भी वेक्टर b, कोई वेक्टर ले आए b 3D स्पेस का, ठीक है, कोई भी वेक्टर ले आए b 3D स्पेस का, उसको फिर आप v1 v2 और v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं। क्यों ये बात क्यों सच है कि अगर वो स्पैन करते हैं तो कोई भी वेक्टर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकता है। इसलिए सच है क्योंकि स्पैन का मतलब ही ये है। अगर मैं लेट्स से R2, जिससे बिल्कुल शुरू में पहली जो एग्जांपल दी थी वो यही थी कि R2 को अगर ये स्पैन करते हैं, इसका मतलब R2 के इस पॉइंट पे जाना है तो ठीक है, इतना इधर चले और इतना इधर चले। R2 के इस पॉइंट पे जाना है, चलो इतना इधर चले और इतना इधर चले, ठीक है। इस पे जाना है, इतना इधर चलना है, इतना इधर चलना है। किसी भी पॉइंट पे आपने जाना है, किसी भी पॉइंट पे, तो आप इन्हीं दो पे चल के पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो अगर सिमिलरली अगर ये 3 वेक्टर्स v1 v2 v3 अगर ये कहते हैं कि हम R3 को स्पैन करते हैं, तो इसका मतलब है मैं R3 के हर पॉइंट पे, यानी किसी भी वेक्टर b पे जो R3 के वेक्टर है, मैं R3 के किसी भी पॉइंट पे सिर्फ v1 v2 और v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन लेके पहुंच सकता हूं, ठीक है। और ये जो इक्वेशन लिखी है हमने, इसको जैसा पिछली स्लाइड पे किया था हमने, ये इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि अपने अननोन्स लिखें k1 k2 k3। ये अननोन जो k1 है ये हमेशा v1 से मल्टीप्लाई होता था, और जब मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये जो पहली एंट्री होती है ये पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही होती है, दूसरी एंट्री दूसरे कॉलम की एंट्री से मल्टीप्लाई होती है, तीसरी एंट्री तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। तो चूंकि k1 ने v1 से मल्टीप्लाई होना है, यहाँ पे v1 का कॉलम लिख दें और यहाँ पे v2 वाला कॉलम लिख दें और यहाँ पे v3 वाला कॉलम लिख दें, और आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये जो मैट्रिक्स वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली ये बिल्कुल सेम इक्वेशन है, दोनों एक ही बात कर रही है, ठीक है। ये कह रही है कि k1 टाइम्स v1 प्लस k2 टाइम्स सेकंड कॉलम v2 प्लस k3 टाइम्स थर्ड कॉलम v3, ये b1 b2 b3 आ जाता है जो कि b है, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल जी आप लोगों का? No, sir. ओके। सर एक बात समझ नहीं आ रही, क्यू और वी में शो कर रहे हैं कि 3D में है, तो फिर हम कहते हैं कि टू डायमेंशनल है, तो R2 में कहते हैं R2 में तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं R2 में ड्रॉ करना मेरे लिए आसान है। R2 में तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई दो वेक्टर्स कहें कि हम स्पैन करते हैं तो वो R2 के हर पॉइंट को पकड़ सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई 3 वेक्टर्स R3 में 3 वेक्टर्स कहते हैं कि हम R3 को स्पैन करते हैं, तो इसका मतलब वो R3 के हर पॉइंट को पकड़ सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू। जो जरूरी चीज है वो ये थी, शुड बी ट्रू। अगर वो स्पैन करते हैं तो फिर ये जो इक्वेशन लिखी है कि कोई भी पॉइंट R3 का इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बन सकता है,
दिस मस्ट बी ट्रू, यानी दिस मस्ट हैव अ सोल्यूशन, यानी कोई ना कोई K1, कोई K2 और कोई K3 की वैल्यू जरूर होगी फॉर एनी बी, या हर बी के लिए फर्क, फॉर एवरी बी कोई K1, K2, K3 की वैल्यू जरूर होगी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर देगी, ठीक है। विच इज अनदर वे ऑफ सेइंग कि दिस लीनियर सिस्टम मस्ट हैव अ सोल्यूशन अगर वो स्पैन करते हैं, क्योंकि इस इफ से तो हम शुरू हुए थे, इफ दे स्पैन, ठीक है, मस्ट हैव अ सोल्यूशन इफ span of v1, v2, v3 equals 3-dimensional space. हमारे अब मैट्रिक्स के साइजेस क्या हैं? इसका साइज क्या है? ओके, 3/3। और इसका वेक्टर का साइज 3/1 3/1 और कांस्टेंट वेक्टर का साइज 3/1 ओके। सो स्क्वायर सिस्टम है, स्क्वायर सिस्टम का तो सोल्यूशन निकाल सकते हैं गॉसियन एलिमिनेशन के बगैर भी, गॉसियन से भी कर सकते हैं, K1, K2, K3, और भी तरीका होता होगा। स्क्वायर वालों में क्या तरीका था? x equals a inverse b। ग्रेट। तो a इनवर्स इसका निकाल लेते हैं, पर हमें पहले देखना पड़ेगा a इन्वर्टिबल है या नहीं है, वो कैसे पता लगेगा? दोबारा बताइए। सर उसका डिटरमिनेंट चेक कर लेंगे। उसका डिटरमिनेंट चेक कर ले, तो डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं। बताएं इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? बहुत आसान है। कौन सी रो उठाऊं, कौन सी रो या कौन सा कॉलम? कॉलम नंबर 2। कॉलम 2 उठा लेते हैं, ठीक है, कॉलम 2 उठा लेते हैं। सो डिटरमिनेंट निकालें जी, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 into 3 minus 2 into 2, 3 minus 4, है ना? या 1 के साथ माइनस भी है? 3 minus 2 है सर। 3 minus, wait, so it's the second column। ओ या तो पहली रो तो नहीं करनी, मैंने गलत किया। let me do this again, let me do this proper way। so मैंने जब यहाँ से 1 उठाया, इसके साथ माइनस आएगा या नहीं आएगा? आएगा क्योंकि ये जिस जगह पे है ये यहाँ पे माइनस आएगा। -1 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 2 3। सही लिखा? मैंने सेकंड कॉलम हटा दिया और पहली रो हटा दी है। यस सर। ओके, प्लस 0 टाइम्स है, यहाँ से जो भी आना है मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद ये यहाँ से आएगा, वो फिर से माइनस होगा, तो -1 टाइम्स, अब मैं सेकंड कॉलम और थर्ड रो हटा देता हूँ, तो पीछे रहेगा 1 2 1 1 1 2 1 1, और आंसर क्या आएगा? 3 minus 2, जीरो आ रहा है। this is -1 and 1 minus 2 is -1 plus 1 equals 0। so चूंकि डिटर्मिनेंट 0 है, a is not invertible। और अगर a इन्वर्टिबल नहीं है, implies no solution। तो चूंकि इसकी कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब कोई
ऐसे K1 K2 K3 नहीं आ सकते जिनसे कोई भी V बन जाए, ठीक है, यानी ये स्पैन नहीं करते। ये क्लियर है जी? इधर कोई सवाल? No, sir. ओके, linear independence, ये बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है लीनियर अलजेब्रा में। उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मेरे पास एक सेट है वेक्टर्स का, ठीक है, मेरे पास एक सेट है वेक्टर्स का। पहला वेक्टर v1, v2, आखिरी वेक्टर vr, जिसमें सेट में 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। अगर सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी v1 को उठा ले, अगर मैं v1 को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जो बाकी थे v2 से लेके vr तक, अगर मैं ये नहीं लिख सकता, ठीक है, यानी बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन जैसे भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लूं इसके, अगर v1 नहीं आ सकता, ठीक है, और v2 के साथ भी यही मामला है कि v2 भी मैं बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं लिख सकता, इसमें v1 होगा और बाकी होंगे, v2 नहीं होगा। अगर बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं लिख सकता, और ये सारों के लिए ट्रू है, यानी अगर कोई भी वेक्टर S में v1, v2, v3, v4, vr तक कोई भी वेक्टर अगर मैं बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं लिख सकता, तो फिर मैं कहूंगा ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स थे। कोई भी वेक्टर बाकियों से नहीं बन सकता, यानी दिस वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। अगर ये बाकियों से बन जाता है ना, तो मैं कहता है ये तो उन पे डिपेंड करता है, वो इसको बना लेंगे, तो इसको भले बाहर फेंक दो। तो लीनियर इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स में अगर हर वेक्टर बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं बनता, तो फिर पूरे सेट को आप कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उस सेट को कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट।